आज देश के उन लोगों की बड़ी जीत हुई जो लोग एक इकोसिस्टम से लड़ते हुए हमेशा देश हित की बात करते हैं, जो हमेशा हिंदू एकता की बात करते हैं, जो हमेशा जातिवाद करने वालों के सामने डटकर खड़े रहते हैं, जो सब कुछ इस देश पर न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, बदले में कुछ मांगते भी नहीं है भाई। लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा अन्याय होने जा रहा था कि उनके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में डर डर के जीना पड़ता। उनके बच्चे हमेशा इस डर में रहते कि किसी को कहीं कोई बात बुरी लग गई तो क्या हो गया, अरे यार दोस्ती यारी है, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, पता चला किसी ने कोई केस कर दिया, कोई आरोप लगा दिया, करियर बर्बाद हो गया तो क्या होगा। मां बाप डरे रहते कि बच्चा वहां पढ़ रहा है कि क्या ही हो जाएगा उसके साथ। यूजीसी ऐसा नियम लेकर आ गया जिसने देश भर में चिंता पैदा कर दी कि इससे तो सामान्य वर्ग के बच्चों का करियर कहीं तबाह ना होता है। हमने पाठशाला में यह बात उठाई थी कि जिस वक्त हिंदू एकता के लिए एक है तो सेफ है जैसे नारे देश में लगते हैं, उस वक्त ऐसे नियम क्यों लाए जा रहे हैं भाई जो हिंदू को बांट रहे हैं, जाति के विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। कहां तो जातिवाद से लड़ने और सबको एक करने की बातें हो रही थी, कहां यूजीसी के ऐसे नियम लाने की तैयारी हो गई जो समाज को और बांटने वाले थे। और जो बातें पाठशाला में हमने कही, जो चिंताएं हमने जताई, वैसी ही बातों को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और यूजीसी के नए नियमों की कोर्ट ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, भूत बना दिया बॉस। यूजीसी के जिन नियमों की खामियों को हम आपको पाठशाला में लगातार बता रहे थे, उन्हीं खामियों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से क्लास ले ली यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट भी उखड़ गया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के नए नियमों पर ऐसा हथौड़ा चलाया कि सामान्य वर्ग के जो लोग कल तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झूम रहे हैं। जो लोग यूजीसी के नियमों के खिलाफ विरोध को भ्रम बता रहे थे, कह रहे थे कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो सारी भ्रांतियों का भूत आज सुप्रीम कोर्ट ने उतार दिया। इधर लोग भ्रांति करते रह गए, उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्रांति हो गई बॉस, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के बीच जाति की खाई को बढ़ाने वाले यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। क्लियर कट रोक, कोई इफ बट नहीं भाई, कोई सशर्त रोक नहीं, सीधे बोला कि हटाओ इसको, अभी रोको इसको। जनरल कैटेगरी के खिलाफ बनाए गए यूजीसी के एक तरफा नियमों को आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे गलत बता दिया। जिन नए नियमों को यूजीसी भेदभाव रोकने का अचूक उपाय माने बैठा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे समाज को बांटने वाला और खतरनाक बता दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उसने यूजीसी के नए नियम बनाने वालों को आईना दिखा दिया और यह साबित कर दिया कि सवर्ण समाज अपनी जगह बिल्कुल सही था। सवर्ण समाज ने भी यह बता दिया कि वो अपने हक के लिए सड़क पर उतरना भी जानते हैं और कानूनी लड़ाई जीतना भी जानते हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो उन लोगों को सुनना चाहिए जो नियमों के फायदे गिनवा रहे थे। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तीर की तरह चुभने वाली टिप्पणियां की, यूजीसी के धागे खोल के रख दिए। उधर इस फैसले ने राजनीतिक दलों की भी पोल खोल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कैसे पार्टियां गजब पलटी मारने लगी। आप रिएक्शन सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा जब सवाल पूछा गया, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मायावती, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने क्या ऐसा कह दिया कि सब हैरान है। कोर्ट में मोदी सरकार ने क्या किया जिसके बारे में आपको पता नहीं। भ्रांति का नैरेटिव कैसे धुआं धुआं हुआ और क्रांति हो गई, यह विस्तार से बताऊंगा। और कैसे यूजीसी पर लड़ाई क्या अभी खत्म नहीं हुई है, क्या नई धमकी आ गई है, क्या नया बवाल होना है, इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले जो दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पर रोक लगाई। आज लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल करी है। इस भाईचारे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बचाया है। हम लोग इतने खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था।
यूजीसी के नियमों के खिलाफ जो लड़ाई सामान्य वर्ग लड़ रहा था, वो कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। जो गुस्सा था वो भी कोई सामान्य गुस्सा भी नहीं था। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सामान्य वर्ग ने पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाई, कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा है कि कई दिनों के संघर्ष के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिल गई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें आपको बताता हूं, फिर यूजीसी के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई कोर्ट में, उसका चैप्टर भी आगे से बताऊंगा। पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अभी साल 2012 वाले ही नियम चलते रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, तब तक पुराने नियम चलेंगे और ये जो नया नियम यूजीसी लेकर आया था, ये एक तरीके से मानिए कि डस्टबिन में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण समाज की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा था। एक बार विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है उसको सुनिए, फिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा। Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवर्ण समाज के उन लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है जो कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए आज जब यह फैसला आया तो सामान्य वर्ग के छात्र जश्न मनाने लगे। भाई वो मिठाई बांटने लगे, रंग उड़ाकर होली खेलने लगे। सुनिए इस फैसले के समर्थन में छात्र क्या कह रहे हैं। रोक रखी है, बहुत सही हुआ है कि यूजीसी एक्ट को अभी रोका गया है। इस पे कार्रवाई करके चेक किया जाए, इसका मतलब एक ग्रुप बनाया जाए जो ग्राउंड लेवल पे चेक करे। सर क्या मानते हैं? सर, यूजीसी एक्ट में भी बहुत संशोधन की जरूरत है जिससे सभी प्रकार की जांचें की जाएं उस पर, जिससे कि समानता सबको एक सी मिले। अच्छा, क्या कहना चाहिए? इस पर रोक लगी, ये सही चीज में मानूंगा, क्योंकि इसके पहले मुद्दा अरावली हिल्स का था, उस पे जैसे संशोधन किया गया, उस पे सुधार किया गया। इसमें भी कोई भी नियम इतनी हड़बड़ी में पारित करना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपने बोला कि आपस में भेदभाव होना शुरू हो जाता है। अगर यूजीसी आएगा तो हमारे मन में एक डर बैठ जाएगा। अगर तो सरकार से यही है कि अगर ये एक्ट जो मतलब है खारिज नहीं हुआ तो इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप खारिज करना चाहते हैं? जी, अगर खारिज नहीं हुआ इसको खारिज करने के लिए हमें जो भी करना पड़े ना हम वो करेंगे। यानी छात्र खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, होली खेल रहे हैं। यूजीसी के नियमों पर रोक की खुशी तो इन छात्रों को है ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज कोर्ट ने यह संकेत दे दिया कि इन नियमों को जाना होगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप सोचिए, देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चलाने वाली संस्था यूजीसी की आज कोर्ट में कितनी फजीहत हुई है, छीछा लेदर हो गई जी यूजीसी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। आपको कुछ जरूरी और बड़ी टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने दखल नहीं दिया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, यह समाज को बांट सकता है और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूजीसी के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके नियम से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, सड़क पर उतरे हुए लोगों को समझ में आ रहा है, उनके मां बाप को, बच्चों के मां बाप को समझ में आ रहा है। यूजीसी में कौन अधिकारी बैठे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि समाज बढ़ जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहली नजर में नियम की भाषा अस्पष्ट है, इसका मिसयूज हो सकता है। यानी जो लोगों को दिख रहा था वो चीफ जस्टिस को दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा था कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। यहां लोग भ्रांति कह रहे थे कि भ्रांति है, क्रांति हो गई है कोर्ट के अंदर। सीजीआई ने कहा कि अभी जो नियम है उससे तो कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। यानी यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने समाज के लिए खतरनाक बता दिया और इस पर रोक लगा दी। यानी सिर्फ ऐसे वैसे रोक नहीं लगी है, यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ गईं और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे समाज बढ़ जाएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों की फाइल खुली तो सुप्रीम कोर्ट के जज गुस्से में आ गए। कोर्ट ने जो नियम देखे उसे देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम पीछे जा रहे हैं क्या बॉस? इसी तरह कैंपस में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के सुझाव पर भी चीफ जस्टिस भड़क गए। कहा कि फॉर गॉड सेक
भगवान के लिए डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते आए हैं, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। आप सोच रहे हैं बॉस, चीफ जस्टिस का पारा हाई हो गया देख के कि क्या ही है यूजीसी ने नियम बनाया है बॉस। हम अमेरिका हैं क्या कि अलग अलग स्कूल बनेगा अलग रंग के लोगों के लिए, अलग हॉस्टल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुमको। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को काहे नहीं शामिल किए, जबकि यह कैंपस में सबसे बड़ी समस्या है रैगिंग। उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो इसको रोकने का क्या उपाय है आपके पास। यानी जो जो सवाल हमने पाठशाला में उठाए थे वही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का था। ये सब वही बातें हैं जो हमने पिछले कई दिनों से पाठशाला में आपसे कही। जब हम समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदू एक होता दिखने लगा है, तो आप जातियों की बात करके हिंदू को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई। उस वक्त यूजीसी के ऐसे नियम कैसे आ गए जो जाति के आधार पर बंटवारे को बढ़ा देंगे। जिन लोगों ने यूजीसी के ये नियम बनाए उनकी समझ पर आज कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिर्फ जनरल कास्ट का मामला नहीं है बॉस, ये पूरे हिंदू समाज के लिए और देश का मसला था। हिंदू बटेगा तो क्या देश के लिए अच्छा है क्या। और आप देखिए कोर्ट में कैसे सवाल खड़े हुए। आज कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि नियमों को फिर से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें 2 से 3 कम से कम प्रबुद्ध यानी ज्ञानी लोग हो, जो सोशल वैल्यू को समझते हो, जो समाज की खामियों को जानते हो, जिन्हें यह पता हो कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए भाई, जिन्हें यह पता हो कि अगर ऐसे नियम बनाए जाएं तो लोग कैंपस के बाहर कैसे बर्ताव करेंगे। ऐसे लोग जो अपना दिमाग लगाएं। यानी बॉस सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि जिसने भी यूजीसी के नियम बनाए थे उनको समझ नहीं थी, उसने दिमाग ही नहीं लगाया नियम को बनाते हुए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि यूजीसी की धज्जियां उड़ गई भाई, छीछा लेदर हो गई। कैसा नियम बनाया, बुद्धि नहीं लगाए हो क्या, ये वाला हिसाब था। ऐसे लोगों को लेकर आओ जिन्हें समाज के बारे में पता हो, सामाजिक ढांचे के बारे में बताओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूसरा मतलब यह भी है कि यूजीसी के नए नियम डस्टबिन में जाएंगे, फिर से नियम बनाए जाएंगे, संशोधन होगा, जो दिक्कतें थी उन्हें दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यूजीसी के नए नियमों को तय करने वालों की समझ पर सवाल उठा दिया। अब आपको बताता हूं कि नियमों को यूजीसी तो है ही भाई, लेकिन ये नियम जो तय हुए उसमें किन किन नेताओं का भी दिमाग था। दरअसल नए नियमों में जिस इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य किया गया है उसकी सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने की थी। दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के 16 सदस्य हैं, कांग्रेस के 4, सपा के 3, टीएमसी के 2, सीपीएम के 1, डीएमके के 1, एनसीपी अजीत पवार गुट के 1, एनसीपी शरद पवार गुट के 1 और 1 सीट खाली थी। यानी इस समिति में आधे से ज्यादा लोग तो बीजेपी के थे और बाकी पार्टियों के नेता भी थे, इसलिए लपेटे में सब आ रहे हैं। हालांकि समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह अपनी सफाई में कह रहे हैं कि समिति ने तो विवादित सिफारिशें की ही नहीं थी, यूजीसी ने अपनी मर्जी से डाल दिया। एक बात यह भी गौर करने वाली है कि जिस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया, यूजीसी पर सुनवाई के दौरान आज मोदी सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां मौजूद थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने ना तो इन नियमों के खिलाफ कुछ कहा, ना इनके समर्थन में कोई दलील दी। कोर्ट में क्या हुआ पहले वो बताता हूं, फिर आपको सरकार के वकील की इस चुप्पी के पीछे के मायने बताऊंगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, हम इस मुद्दे पर आपका रिस्पॉन्स चाहते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस पर जवाब देंगे, यह एक संवैधानिक मुद्दा है। यानी कोर्ट में मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा, जिसका दूसरा मतलब यह भी है कि सरकार ने यूजीसी के नए नियमों का बचाव नहीं किया। यानी यह बहुत सामान्य बात नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है, कोई नियम आया है जो सरकार लेकर आई है, यूजीसी लेकर आई है, तो सरकार डिफेंड करती है कि ना सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो एकदम वैसी आप गलत कह रहे हैं, इसमें ऐसा है वैसा है, इसको देखिए। सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कोई भी विरोध दर्ज नहीं कराया अभी, जिसका सीधा सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि एक तरीके से यह कानून डस्टबिन में जाए, इसके लिए रास्ता बना दिया गया।
दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करते हुए आज इस मामले में एक वरिष्ठ वकील हैं इंदिरा जयसिंह, उन्होंने अपनी दलील रखी इसके समर्थन में। इस मुद्दे पर इंदिरा जयसिंह का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि अपर कास्ट को प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्या है, वही तो हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं। सुनिए जरा इनको मैडम को। इसलिए मुझे समझ में नहीं आती है बात, इसमें इतना ऑपोजिशन कैसे सडनली आ गया, कहाँ नींद से उठ के लोग यहाँ आ गए। 2012 के रेगुलेशंस थे वो उनको उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, प्राइवेट सेक्टर को कवर करना था। अभी भी ये रेगुलेशंस IIT और IIMs को लागू नहीं होते हैं, तो ये किस बात की इतनी ऑपोजिशन हो रही है, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ये अपर कास्ट का रिएक्शन है, लेकिन अपर कास्ट को प्रोटेक्शन की कौन सी जरूरत है? वही तो हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, आप सबके सर के ऊपर वही तो बैठे हैं। ये तो इन लोगों की मानसिकता है, अपर कास्ट के लोग हमारे सिर पर बैठे। इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, उनके कैबिनेट में कई मंत्री ओबीसी समाज से, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, और सबके सिर पर बैठ गया है जनरल कास्ट। अरे जो जहां पर आगे बढ़ सकता है, जिसको जो मौका मिल सकता है, जो जिसके योग्य है, वो वहां बैठा है मैडम। आज से इतने साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको आज आप जो है वो बता रही हैं कि भाई अपर कास्ट या जो जनरल कास्ट है वो जो है वो सबके सिर पे बैठा है। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उधर राजनीतिक दलों में भी हड़कंप मच गया। राजनीतिक दल और उनके नेता इस मुद्दे पर पलटी मारते दिखे। आप देखिए कैसे पूरा सियासी माहौल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। यूजीसी के नए नियमों पर चुप्पी साधने वाले बीजेपी के नेता अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने लगे। स्वागत कर रहे थे तो पहले काहे नहीं विरोध किए। यूजीसी के नियमों का बचाव करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी पलट गए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप इंडी गठबंधन और बाकी दलों का हाल देख लीजिए। यूजीसी पर राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कांग्रेस के बाकी नेता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी सरकार को घेरते घेरते खुद फंस गए। कल तक विरोध करने वालों को कोसने वाली मायावती अब सवर्ण समाज के समर्थन में उतर आई हैं। पीडीए की पॉलिटिक्स करने वाले अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अचानक ये बोलने लगे कि यूजीसी के नियम गैरकानूनी थे। मतलब बॉस गजब पॉलिटिक्स चल रही है। जिस कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने इन नियमों को देखा, उसमें बीजेपी भी, सपा भी, टीएमसी भी, कांग्रेस भी, सब शामिल थे। नियम बन भी गया। उसके बाद जब सवर्ण समाज ने विरोध किया, इनमें से ज्यादातर लोग सामने नहीं आए, एक ट्वीट नहीं। जो लोग वहां गाजा पट्टी पे एकदम न्यौछावर हो जाते हैं, वो यहां सवर्ण समाज के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब कोर्ट का फैसला आया तो हाँ ठीक किए बॉस, ठीक किए। मतलब गजब पॉलिटिक्स चल रही है बॉस इस देश में। एक एक राजनीतिक दल और उनके नेता सब फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की भी हो रही है, क्योंकि वो कई दिनों से यही माहौल बना रहे थे कि यूजीसी के नियम तो ठीक हैं, बस कुछ भ्रांतियां हैं। लेकिन आज जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो निशिकांत दुबे पलट गए। कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने कहा कि यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर गरीब की सुध ली, उसी को गाली। मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 और 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। आप तो सर कह रहे थे कि भ्रांति है, भ्रांति है, भ्रांति दूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रांति कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप पब्लिक को नियम नहीं समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये नियम देश के को जो है समाज को बांट देंगे, इसका गलत यूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रांति शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया और कह रहे हैं कि संसद में कोई और दल नहीं बोल रहा है इस पर। तो संसद में जो दल बोलते हैं वही बात सही होती है, तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं। संसद में विपक्ष जो कहता है वही सही है, तो वो तो डेड इकोनॉमी भी बता रहा है। डेड इकोनॉमी सही है क्या? वो तो ये भी कहता है कि अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, तो चल रही है क्या? उसमें तो आप कहते हैं कि झूठे बोलते हैं ये लोग। आज वो चुप हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि यूजीसी का नियम ठीक होगा। हर मुद्दे पर जेंजी की रट लगाने वाले राहुल गांधी भी यूजीसी के मुद्दे पर चुप हैं।
क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि इस मुद्दे पर बोलने से उनकी जाति वाली पॉलिटिक्स को नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज जब राहुल गांधी से यूजीसी के मुद्दे पर सवाल किया गया तो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। ऐसे दिखाई जैसे सवाल सुने ही नहीं है। देखिए संसद परिसर में क्या हुआ। सर यूजीसी सर यूजीसी पे सर यूजीसी सर यूजीसी पे यूजीसी पर राहुल गांधी की चुप्पी इस मुद्दे पर कांग्रेस की कंफ्यूजन को भी दिखाती है, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता साइलेंट मोड में थे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस के नेता कहने लगे कि अरे ये तो बीजेपी के मुंह पर कोर्ट का तमाचा है। यानी आप मान रहे हैं कि कोर्ट का रुख सही है, सवर्ण समाज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सही था। तो सही था तो चुप काहे बैठे हुए थे? आए क्यों नहीं समाज के साथ जुड़ने के लिए? क्यों नहीं आए बोलने के लिए कि इससे देश बढ़ जाएगा? तब चुप बैठे रहे। अब कह रहे हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट ने सही कह दिया। सुनिए कांग्रेस के लोगों को जरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझकर ये किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी इस चाल को, इनकी इस करतूत को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। पे मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है ये बताने में, लॉ बनाने में, और स्टैंडिंग कमेटी के भी कई पॉइंट्स को छोड़ दिया गया था, एज इट इज भेज दिया गया था। मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। इस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। हम कास्ट में इतना भी ना बांट दें, ये वो कांग्रेस सांसद कह रही हैं जिनके नेता राहुल गांधी दिन रात जो है यही गिनाते रहते हैं कि मीडिया वाले तुम्हारे यहाँ कितने SC ST OBC हैं, बताना जरा फलानी जगह कितने SC ST OBC हैं। आज इनको मौका मिला तो कह रहे हैं कि अरे कास्ट में नहीं बांटना चाहिए। और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट के मामले में फंस गए, फैसले पर फंस गए। जैसे मायावती कल सुबह तक कह रही थी कि सामान्य वर्ग के जातिवादी मानसिकता वाले लोग यूजीसी के नियमों का विरोध कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती एकदम से सवर्ण समाज के पक्ष में आ गई। हालात जज्बात बदल गए। मायावती कह रही हैं कि यूजीसी के नए नियम से सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। लोग अब मायावती का रिएक्शन देखकर हैरान हैं, क्योंकि मायावती की पार्टी में ही पहले तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारे चलते थे। इसी तरह पीडीए की पॉलिटिक्स करने वाले अखिलेश यादव के सामने भी संकट खड़ा है, इसलिए वो न यूजीसी के नए नियमों का खुलकर समर्थन करते हैं न विरोध करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। यानी अखिलेश यादव भी मान रहे हैं कि नियमों की भाषा गलत थी, सवर्ण समाज के साथ गलत हो रहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि बात सिर्फ नियम नहीं, नियत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय हो, न किसी पर जुल्म ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी हो। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक एक करके सारे नेताओं के डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। ममता बनर्जी की पार्टी से जब इस पर सवाल किया गया तो उनके सांसद यूजीसी के नियमों को गैरकानूनी बताने लगे। सुनिए एक बार। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। यानी आज की डेट में देखिए तो सब ये दिखाने में लगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही था। इनकी सच्चाई ये है बॉस, A to लेके Z सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह रहा हूं। इनकी सच्चाई ये है, इन सब को पता था कि सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है इस नियम के तहत।
सबको पता था, लेकिन ओबीसी एससी एसटी समाज कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं वो वोट बैंक मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं वो मोदी से जाके और ज्यादा ना सट जाए, इसलिए मुंह से भकार नहीं निकल रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी इन लोगों की। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी इस कानून पर, इस नियम पर, तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर जो है सहानुभूति का मलहम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर चढ़कर आए कि ना ना गलत हो रहा था भाई। क्यों? क्योंकि अब कह पाएंगे कि देखो मैं नहीं कह रहा ना यार, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। आप इस देश के नेता हैं, गलत को गलत कहने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आम पब्लिक के साथ खड़े नहीं हो सकते, और आप कहते हैं कि आप इस देश के नेता हैं। सामान्य वर्ग के लोगों ने इस देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया है बॉस? क्या कमी छोड़ी है उन्होंने? आज की डेट में कहां इतना आप देखिएगा, मतलब मुझे तो लगता है कई बार लोग दोस्ती में आजकल बहुत सारी ऐसी जगह, कई जगह अन्याय होता होगा, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि लोग जाति भी नहीं पूछते, जिसे आप जेन जी कहते हैं, लेकिन आप उसको एक खांचे में डालकर देखेंगे क्या? उसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होगा क्या? और ऐसा नियम बन जाएगा। आप यह भी देखिए कि इधर यूजीसी के नियमों पर रोक लगने से प्रदर्शन करने वाले जनरल कैटेगरी के छात्र खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसे भी छात्र हैं जो इस फैसले से निराश हैं, जिन्हें लगता है कि यूजीसी के नियमों को तो जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। दोस्त, कोई नहीं कह रहा कि एससी एसटी ओबीसी कोई भी शोषित समाज है तो उसको न्याय ना मिले, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि नियमों का दुरुपयोग ना हो और न्याय मिले तो सबको मिले। कोई एससी एसटी ओबीसी को प्रोटेक्शन देने से मना नहीं कर रहा भाई, और यह एक तरीके से समाज को बांटने वाला नियम था। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक तो लगा दी है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। करणी सेना और परशुराम सेवा संगठन बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे। इन संगठनों का कहना है कि इस नियम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। ये लोग 1 फरवरी को बड़ा प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। आंख से अंधे कान के बहरे लोग हैं जो लोकसभा में बैठे हैं, उनको सुनवाई की मामला है, उन्होंने बनाया ये बिल, और उनके खिलाफ जब तक हम लोग खड़े होकर एकजुटता नहीं दिखाएंगे और वो बिल वहां पे खारिज नहीं होगा, जब तक न कोई इसमें कोई ताकत, ये इसमें कोई जीत है और न हम जीत मानेंगे। आंशिक हमको लाभ मिला है, लड़ाई लंबी चलेगी। आने वाली 1 फरवरी को शहीद स्मारक जयपुर पर एक बड़ी सभा कर रहे हैं हम, जिसमें स्वर्ण समाज के जितने भी वर्ग, जातियां और समाज आते हैं उस दिन एकत्रित होंगे। यानी मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। यह बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब घमासान और भी तेज हो सकता है, लेकिन एक बात यह भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक मौका इस बात का भी मिला है कि टीम मोदी को रिबूट किया जाए। क्योंकि आप हाल फिलहाल में देख लीजिए कि एक के बाद एक बड़े मुद्दे आए, जिसमें कई बड़े मंत्री इन मुद्दों को लेकर घिरे और बहुत नेगेटिव माहौल बना है सरकार को लेकर। जैसे आप याद कीजिए कि अरावली का मुद्दा, इसमें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव घेरे में आ गए। सोशल मीडिया पर खूब माहौल बना, सड़कों पर प्रदर्शन हुए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर जो आदेश दिया गया था उसे रोक दिया गया। इसी तरह से इंडिगो का मुद्दा देख लीजिए, राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर घेरे में आए, इसमें काफी फजीहत हुई सरकार की, हजारों फ्लाइट्स पर संकट आया, इंडिगो की मनमानी चलती रही, पैसेंजर्स परेशान हुए, जब चीजें एकदम हाथ से निकल गई तब मंत्री जी एक्शन में आए। इसी तरह से नीट पीजी कट ऑफ मामला देखिए कि कट ऑफ -40 तक कर दिया गया। इस पर बहुत बवाल हुआ। जब बवाल हुआ तो कहा गया कि सीटें खाली हैं, उन सीटों को भरने के लिए ये सब कर रहे हैं। लोगों ने कहा तो फिर एक काम करो कि घर से उठा के ही बना दो ना डॉक्टर। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, यूजीसी के नए नियम, फिर उन पर सवाल उठा कि भाई ये क्या ही कर रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। मोदी और शाह ये दो ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जैसे प्लेयर होते हैं ना, लंबी पारी वाले, उस तरह की पारी खेल रहे हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की टीम वैसी पारी खेल रही है? क्या नरेंद्र मोदी की टीम में कुछ नेता हैं जो उस तरह के विजन और सोच के साथ काम कर रहे हैं? वरना बीते 3-4 महीने में इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे हो गई? क्या नरेंद्र मोदी को ऐसे लोगों पर सोचने की जरूरत है, ऐसे टीम के लोगों पर सोचने की जरूरत है?
क्या टीम मोदी को रिबूट करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो? यह सोचना चाहिए। पाठशाला में फिलहाल अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा 2 लाख के करीब सोना, 4 लाख पर चांदी। बजट के पहले गोल्ड सिल्वर ने कैसे गजब का धमाल क्यों मचाया? किसने कर दी भविष्यवाणी कि सोना 3 लाख, चांदी 7 लाख पार कर जाएगा? क्या सच में ऐसा होने वाला है क्या? गोल्ड की रिकॉर्ड कीमत के बीच कहां मिट्टी में मिल गया लोगों का खजाना? अब इसका चैप्टर। दुनिया भर में आज की तारीख में 2 ही चीजों की धूम है, एक भारत, दूसरा सोना चांदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी की मदर ऑफ ऑल डील की चर्चा है, भारत की इकोनॉमी को जैसे उन्होंने चमका रखा है उसकी चर्चा है। दूसरी तरफ सोने चांदी की चमक की चर्चा है। दुनिया का हर देश भारत के साथ डील कर रहा है। भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट है जिसके साथ मिलकर बड़े बड़े देश अपना भविष्य देख रहे हैं। दूसरी तरफ सोना और चांदी ने भी दुनिया में धूम मचा रखी है। जितनी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से सोने और चांदी के दाम भाग रहे हैं। हर दिन नया रिकॉर्ड। अब बजट आने वाला है और उसके पहले सोने चांदी की कीमतों में तेजी का दौर ही खत्म नहीं हो रहा। पाठशाला में हमने आपको बताया भी था कि सोने और चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं और ठीक वैसा ही हो रहा है। आप देखिए कि एक दिन में सोने के रेट करीब 11,500 रुपए बढ़ गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2 लाख के करीब पहुंचने लगी है। वहीं चांदी की कीमत एक महीने में लगभग दोगुनी हो गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 4 लाख रुपए पार कर गई है बॉस। यानी अगर किसी ने 1 महीने पहले सोना या चांदी खरीदा होगा तो भाई उसकी बल्ले बल्ले है। सोना और चांदी में निवेश करने वालों की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। सोना और चांदी की कीमतों में यह तेजी तब आ रही है जब पीएम मोदी अलग अलग देशों के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, जिसमें मदर ऑफ ऑल डील्स भी शामिल है। जब मोदी सरकार बजट पेश करने के मुहाने पर खड़ी है, सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बीच एक सवाल लोगों के मन में यह भी है कि क्या ये कीमतें और बढ़ेंगी या धड़ाम भी हो सकती हैं। सोना और चांदी की कीमतों का पूरा गणित आपको बताऊंगा। इनकी कीमत क्यों रॉकेट बनी है, कम नहीं हो रही, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और यह भी आपको दिखाऊंगा कि 500 साल पुराना मुगलों का सोने का खजाना कहां मिल गया है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि चांदी की कीमतों ने कैसा गजब कर रखा है। भाई सोना तो महंगी धातु है जिसके बारे में लोग मान के चलते हैं कि ये तो महंगा होगा ही, लेकिन चांदी की कीमतों ने तो नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया उनकी चांदी हो रखी है। और आप देखिए कि चांदी की कीमत इस वक्त वहां पहुंची हुई है जो अब से 1 महीने पहले, ये नहीं कह रहा हूं 1 साल, 1 महीने पहले कोई चांदी की कीमत के बारे में यह सोच नहीं सकता था कि चांदी की कीमत यहां पहुंच जाएगी। अनबिलीवेबल है बॉस। आप देखिए कि दिसंबर 2025 में चांदी की कीमत जो है वो कितनी थी? 2 लाख रुपए, 2 लाख पर केजी ये चांदी की कीमत है दिसंबर में। अभी लास्ट महीने का आपको बता रहा हूं, 29 जनवरी, यानी अभी पूरे जनवरी खत्म भी नहीं हुई है और सोने चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो हो गई है बॉस। जस्ट डबल, 1 महीने के अंदर डबल हो गई है। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का आपको बता रहा हूं। चांदी की कीमतें पिछले 45 दिन में जिस तरह से बढ़ी हैं वो तो और हैरान कर देता है। मतलब अगर आप देखिएगा तो ये आपको बताया था 15 दिसंबर का, 15 दिसंबर को 2 लाख पे थी चांदी की कीमत। 19 जनवरी को 3 लाख पे थी चांदी की कीमत, और अभी 10 दिन के अंदर आप देखिए बढ़ के 4 लाख हो गई। भाई ये तो लंबोर्गिनी में भाग रही है ऐसा लग रहा है, एकदम घाए घाए, एकदम सटासट। 45 दिन के अंदर 45 डेज में 2 लाख रुपया कीमत बढ़ी है। 2 लाख रुपया चांदी की कीमत, यानी औसतन हर दिन चांदी की कीमत 4,444 रुपए बढ़ी है एवरेज। चांदी की कीमत तो रॉकेट बनी ही हुई है, लेकिन सोना भी कम नहीं है। सोना भी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आप देखिए कि 24 कैरेट सोने की कीमत किस तरह से भाग रही है। 28 जनवरी को शाम को सोने की कीमत 1,64,635 रुपया प्रति 10 ग्राम थी। 29 जनवरी को सोने की कीमत 1,76,000 रुपया, 76,121 रुपया प्रति 10 ग्राम हो गई। यानी एक दिन में 11,486 रुपया सोना महंगा हो गया। 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1,33,000 प्रति ग्राम 10 ग्राम थी। 30 दिन में यह 42,000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी सोना भी हर दिन औसतन 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। और पाठशाला में हमने आपको बताया था कि सोना और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, और वैसा ही होता दिख रहा है।
अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन ज्यादा कीमत या अचानक कीमत कम होने से संकोच कर रहे हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट बताता हूं। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, जिसके मुताबिक ग्लोबल उथल पुथल के बीच सोना चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश है। जब तक ट्रेड वॉर और स्थायी शांति नहीं आती, तब तक सोना चांदी की कीमतों में उछाल जारी रह सकता है, यह आर्थिक सर्वे भी कह रहा है। यानी फिलहाल दुनिया भर में जो हलचल हो रही है, ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, युद्ध हो रहे हैं, नए युद्ध की धमकियां आ रही हैं, उसको देखते हुए सरकार भी मान रही है कि सोना और चांदी की कीमत में तेजी बरकरार रह सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी की वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल इसकी बड़ी वजह अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप की वजह से दुनिया में भयंकर हंगामा मचा हुआ है, जिसको चाहे जो उसको उठा ले रहे हैं, देशों पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और इसी वजह से सोना महंगा होता जा रहा है। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, जिस पर ईरान कह रहा है कि हम बंदूक लिए बैठे हैं। उधर इजराइल कह रहा है कि कोई हमला हुआ तो वो बहुत बड़े स्तर का हमला हो जाएगा। यानी दुनिया में चारों तरफ अनिश्चितता है। ट्रेड वॉर और रियल वॉर की आशंका बढ़ रही है। अमेरिकी डॉलर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि डॉलर इज ग्रेट। ट्रंप की हरकतों और उनके बयानों की वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट करेंसी से हट रहा है। इसी वजह से निवेशक सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। यानी सोना और चांदी के दाम अभी बढ़ सकते हैं, और कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं ऐसा कि सोने की कीमत 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। कई एक्सपर्ट्स को लगता है चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो से आगे जा सकती है, जो कि ऑलरेडी चली गई है। यानी सोना और चांदी में निवेश किया जा सकता है, यह कई लोगों को लगता है। बाकी निवेश के पहले अपने हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि सोना या चांदी खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और विवेक का प्रयोग जरूरी है। इतना ही नहीं, सोने और चांदी की कीमतों को लेकर ग्लोबल एक्सपर्ट तो बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो अगर सच साबित हो गई तो सोना और चांदी की कीमतें इतनी हो जाएंगी जो सोचे नहीं होंगे। कनाडा के बैंक BMO कैपिटल मार्केट ने बड़ा दावा किया है। वो बैंक कह रहा है कि साल 2027 तक सोने की कीमत 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकती है, और चांदी की कीमत 2027 में 7,20,000 रुपए प्रति किलो हो सकती है। यह कनाडा का बैंक जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है। उस बैंक का कहना है कि जियो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में कमजोरी आ रही है। निवेशकों का भरोसा कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी से उठ रहा है। ऐसे माहौल में पूंजी बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर में निवेश लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये भविष्यवाणी पता नहीं कितनी सही होगी नहीं होगी, लेकिन कह रहा है चांदी 7 लाख पार कर सकती है 2027 तक। यह भविष्यवाणी कर रहा है बैंक। सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर तेजी के बाद भी आशंकाएं कम नहीं है। आम आदमी जो कहीं भी पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता है, उसको यह आशंका सता रही है कि अगर चांदी के दाम अचानक गिर गए तो क्या होगा। जो कीमतें आसमान पर जा रही हैं, क्या हमेशा ऐसा ही होगा, या फिर यह बुलबुला फूट भी सकता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतों का इतिहास रहा है कि वो जब गिरती है तो 80 से 90% तक वैल्यू खो देती है। इतिहास में 3 बार चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट आ चुकी है। मार्च 1980 में चांदी की कीमत पीक पर पहुंचने के बाद 2 महीने के अंदर 70% गिर गई थी बॉस। फिर अक्टूबर 2008 में ग्लोबल मंदी के दौरान चांदी की कीमतें 58% अचानक से गिर गई थी। मई 2011 में चांदी की कीमत अपने पीक पर पहुंचने के बाद 30% तक गिर चुकी थी। इसे 2011 का सिल्वर क्रैश भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतें पीक पर जाती हैं और उसके बाद एकदम से क्रैश हो जाती हैं। इसका इतिहास रहा है, और ऐसे में चांदी में निवेश करते समय सावधानी बरतिए, पूरी रिसर्च कीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। सोना और चांदी तो निवेश के लिए हमेशा से बेहतर विकल्प रहा, लेकिन एक और मेटल है जिसकी कीमतों ने हैरान कर रखा है। अब आप कहेंगे सोना चांदी के बाद क्या बचा? वो है कॉपर यानी तांबा। इसकी कीमत भी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि कॉपर अगला सोना है। कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और इसकी वजह आपको बताता हूं। पहली वजह, AI सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। AI में इस्तेमाल में बिजली की बहुत खपत होती है, और उसके लिए कॉपर की जरूरत पड़ती है। दूसरी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर प्रोजेक्ट। बिना कॉपर के ये पूरे ही नहीं हो सकते। नए एनर्जी प्रोजेक्ट में कॉपर की ग्लोबल डिमांड 20% तक बढ़ा दी है। तीसरी वजह, इंडोनेशिया और चिली में ज्यादातर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। दोनों देशों में खनन संबंधी रुकावटों से कॉपर की सप्लाई कम हुई है, तो कीमत भाग गई है। इन तीनों कारणों से कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कॉपर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों में निवेश करना इस समय फायदे का सौदा बताया जा रहा है।
कॉपर की बढ़ती डिमांड की वजह से इसमें इन्वेस्ट करना सेफ भी माना जा रहा है। हालांकि फिर यही कहूंगा कि अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिएगा। एक तरफ सोने की कीमतें आसमान में हैं, लोग सोने में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लोगों को मिट्टी में सोने का खजाना मिल गया। सोचिए, सड़क की मिट्टी बारिश में हटी और नीचे से सोने का सिक्का मिल जाता। यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां सड़क को ठीक करने के लिए डाली गई मिट्टी में अचानक पुराने सिक्के चमकने लगे। यह वही सोने का सिक्का है जो लोगों को सड़क की मिट्टी में मिला। खबर आग की तरफ फैल गई कि अरे बाप रे, मिट्टी में सोने का सिक्का निकला है। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोने के सिक्के खोजने के लिए रात के अंधेरे में लोग मोबाइल लेके और जो है वो मिट्टी खोदने लग गए कि बाप रे बाप, खजाना मिल गया है। देख रहे हैं, मार हो गई है वहां पे। जिसको देखिए वही मिट्टी हटा रहा है और सोच रहा है कि सोना निकल आएगा। जिसको मौका मिला सब भाई फुल मोबाइल चार्ज करके पहुंच गए, रात भर मिट्टी खोदे कि सोना मिलेगा। छतरपुर के राजगढ़ गांव में सोने के खजाने की खोज में लोग लगे हुए हैं। जिनको सोने का सिक्का मिला है वो इतरा रहे हैं और बाकी के लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए खजाना खोज रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो सिक्के मिले हैं वो 500 साल पुराने हैं और मुगलों के खजाने का हिस्सा हो सकते हैं। गांव वालों के मुताबिक राजगढ़ गांव में सड़क को ठीक किया जा रहा था। उसके लिए राजगढ़ पैलेस के पास की मिट्टी सड़क पर डाली गई। बारिश के बाद मिट्टी बह गई और सोने के सिक्के दिखने लगे। गांव वालों का कहना है कि ये सिक्के 500 साल पुराने हैं। सरपंच का दावा है कि सिक्कों के अलावा सोने के बिस्किट भी मिले हैं। सोने का खजाना मिलने की बात सुनकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। जो सिक्के मिले हैं उनकी जांच पुरातत्व विभाग करेगा और तब सही में पता चल पाएगा कि ये कितने पुराने हैं और सोने के हैं भी या नहीं। तो अभी माहौल तो ये बन गया कि भाई जिसको मौका मिल रहा है मिट्टी खोद रहा है। खैर, पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत और मौत के 4 घंटे बाद सुसाइड नोट। साध्वी ने सुसाइड किया या बहुत बड़ी साजिश? साध्वी की मौत, वीडियो और ब्लैकमेल की थ्योरी, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। इस वक्त एक साध्वी की मौत की मिस्ट्री ने सबको बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। यह पता ही नहीं चल रहा कि यह मर्डर है या सुसाइड। कभी कहा जा रहा कि गलत इंजेक्शन की वजह से साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हो गई, तो कभी कहा जा रहा कि साध्वी प्रेम बाइसा परेशान थी, तनाव में थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन इस केस में अब हत्या वाला एंगल भी सामने आ रहा है। आप देखिए कि दावा किया जा रहा है कि खांसी जुकाम वाले इंजेक्शन से 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। साध्वी के सुसाइड नोट भी मिलने की बात है, जो कि मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया पर आया। सुसाइड नोट में अग्नि परीक्षा और जानने के बाद न्याय जैसे शब्दों ने केस को और उलझा दिया। साध्वी की मौत के बाद 6 महीने पुराने ब्लैकमेलिंग केस की भी चर्चा होने लगी है। सवाल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने साध्वी प्रेम बाइसा का वीडियो वायरल किया था। कुल मिलाकर साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब एक डेथ मिस्ट्री बन चुकी है। वहीं दिल्ली में भी एक ऐसा मर्डर हुआ जिसने पति पत्नी के रिश्तों को तार तार कर दिया। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो को उसके ही पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपको बताऊंगा आतंकियों से लोहा लेने वाली कमांडो जिंदगी की जंग कैसे हार गई, साथ ही साध्वी की डेथ मिस्ट्री में कितने नए किरदार सामने आए हैं, उसका रहस्य क्या है। लेकिन पहले इन दोनों खबरों की एक झलक देखिए। प्रेम बाइसा राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक और भक्ति भजन गायिका थी। वो महज 34 साल की थी जब 28 जनवरी को अचानक उनकी मौत की खबर आई तो उनके भक्तों को यकीन ही नहीं हुआ कि साध्वी प्रेम बाइसा अब इस दुनिया में नहीं। साध्वी की मौत के बाद जोधपुर के बोरानाडा में उनके आश्रम पर भीड़ लग गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि साध्वी प्रेम बाइसा की इतनी कम उम्र में मौत हो गई। बताया जा रहा कि प्रेम बाइसा सुबह तक भजन कर रही थी, उन्होंने कथा भी सुनाई थी, वो स्वस्थ थी और अपने भक्तों के सामने भी आई थी। आश्रम की तरफ से बताया गया कि साध्वी प्रेम बाइसा को हल्का जुकाम था। शाम 5:30 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। आश्रम में ही कंपाउंडर उन्हें इंजेक्शन लगाने आया। इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट बाद उनकी मौत हो गई। साध्वी प्रेम बाइसा को प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। प्रेक्षा अस्पताल प्रबंधन ने साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की खबर पुलिस को दी, लेकिन साध्वी की डेड बॉडी को आश्रम ले जाया गया। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाइसा को डेक्सोना नाम का इंजेक्शन लगाया गया था। पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल भी जब्त कर लिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या डेक्सोना इंजेक्शन मौत की वजह बन सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक
डेक्सोना इंजेक्शन एक स्टेरॉयड है जो सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग का काम करता है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन सामान्य मामलों में इससे इतनी तत्काल मौत नहीं होती। अब यह जांच का विषय है कि क्या इंजेक्शन में कुछ मिलाया गया था या साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन से कोई गंभीर रिएक्शन हो गया। साध्वी के इंस्टा पोस्ट के बाद रात 11 बजे उनके ही फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि गलत इंजेक्शन के कारण उनकी मौत हुई। साध्वी के इंस्टा पोस्ट में जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। इंस्टा पोस्ट में साध्वी प्रेम बाइसा की तरफ से लिखा गया कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी प्रेम बाइसा ने इस पोस्ट में जिस अग्नि परीक्षा और न्याय की बात की है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले प्रेम बाइसा के पिता को सुनिए। उन्होंने साध्वी की मौत और सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कहा है। आपकी बेटी को न्याय दिला देना बस। क्या घटना हुई? एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या किसी से दिलाई। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वीरम नाथ उनके गुरु भी थे। साध्वी की मौत के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उनके बयानों ने भी इस केस को उलझा दिया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन ने 5 मिनट में उनकी बेटी की जान ले ली, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बेटी को न्याय दिलाना है। संतों को जो पत्र लिखा था उस मामले में न्याय दिलाना है। उनके कहने पर ही उनकी सोशल मीडिया टीम साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी कर रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच नहीं हुई, तो उससे पहले ही इंजेक्शन से मौत का दावा किस तरह से किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बाइसा बाल साध्वी के रूप में जानी जाती थी। उनकी कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते थे। उनके प्रवचनों में नैतिकता, पारिवारिक मूल्य और सनातन संस्कृति की झलक दिखती थी। साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने बायो में लिखा था, जन जन में धर्म का प्रचार और पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों का आर्थिक रूप से सहयोग करना ही हमारा उद्देश्य है। साध्वी ने अपना जीवन सनातन के नाम समर्पित कर दिया था, लेकिन एक वीडियो ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया। 13 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर साध्वी प्रेम बाइसा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो एक व्यक्ति के गले मिलते नजर आ रही थी। इस वीडियो को अश्लील बताकर वायरल किया गया था, जिसके बाद साध्वी ने 16 जुलाई को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी FIR में बताया था कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति उनके पिता वीरम नाथ हैं और वीडियो 2021 का था, जब वो अवसाद में थी और पिता ने उन्हें ढांढस बताया था। कमरे में कई और लोग भी थे, लेकिन वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया। इस पूरी साजिश में उनके स्टाफ के 5 लोग शामिल थे, जिन्होंने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस वायरल वीडियो को लेकर साध्वी प्रेम बाइसा ने कई बार सफाई दी। उन्होंने साधु संतों को पत्र भी लिखे और अग्नि परीक्षा देने की बात भी कही। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से साध्वी प्रेम बाइसा तनाव में भी रहती थी। पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी जोगाराम को 20 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में जोगेंद्र ने कबूला था कि वो साध्वी से रंजिश रखता था। बदला लेने के लिए ड्राइवर रमेश की मदद से उसने वीडियो चुराया था। उसका मकसद न केवल पैसे ऐंठना था, बल्कि कथाओं को रद्द करवाना भी था। वो आयोजकों को ये वीडियो दिखाकर भ्रमित करता था, जिससे कई कार्यक्रम रद्द भी हुए। साध्वी की मौत सवालों के घेरे में, और इसलिए मामले को लेकर राजनीति भी गरमानी शुरू हो चुकी है। RLP पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साध्वी प्रेम बाइसा के करीबी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस के DGP को टैग करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.